जय हिंद दोस्तों। तो मेयर ऑफ कैस्टरविच कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में चैप्टर 26 का कुछ पार्ट हमने किया था और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। Hencher tells Job that they must drive Firefly out of business by fair competition. Job dislikes Firefly for having previously claimed his position as manager and is happy to go along with this plan. Elizabeth Jane is troubled by Hencher's choice of a new manager, but Hencher will not listen to her advice. तो हेंचर जो है वो जॉब को बोलता है कि उन्हें फायरफ्री को इस बिजनेस में बाहर करना होगा, बिजनेस से बाहर करना होगा, उसे हराना होगा। अब जॉब को तो फायरफ्री जो है वो पहले से ही पसंद नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर की जॉब पहले जॉब को मिलने वाली थी वो किसको दे दी गई थी? फायरफ्री को दे दी गई थी। ठीक है। एलिजाबेथ जेन जो है वो हेंचर के इस नए मैनेजर को देखकर काफी परेशान है, लेकिन हेंचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। The bad weather seems to indicate a poor wheat crop that year, which favors Hanchard and Job's plan for driving Firefly out of business. The farmers and the villagers of Casterbridge and the surroundings area depend entirely upon the weather and its effect on the growth of the wheat for their livelihood and way of life. तो उस साल का मौसम जो है ऐसा दिखाई देता है कि खराब रहेगा और गेहूं की फसल जो है वो घटिया किस्म की होगी, जिससे कि हैंचर्ड को और जॉब को काफी फायदा होने की संभावना है कि वो इस साल की जो फसल होगी खराब, उससे वो फायरफ्रे को उसकी वजह से फायरफ्रे को बिजनेस से बाहर कर सकते हैं। कैसे कि भाई हैंचर्ड के पास तो बहुत सारा पैसा है, उसके पास स्टोरेज भी बहुत है। तो फसल खराब हो जाएगी तो फायरफ्रे बिजनेस नहीं कर पाएगा, हैंचर्ड सारा बिजनेस करेगा। ठीक है। और जो किसान है और गांव वाले हैं कैस्टरविच के, वो भी पूर्ण रूप से मौसम के ऊपर ही डिपेंडेड हैं और फसलों के ग्रोथ पर, गेहूं के उगने पर संपूर्ण प्रभाव किसका है? फसल का है, वो बारिश का है, मौसम का है। तो इस बार मौसम जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कैस्टरविच के लोगों के लिए। Henchard decides to seek confirmation of the future bad weather from a hermit living outside the town who is famous for his वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है। तो एंजर्ड साहब किससे दे रहा है प्रिडिक्शन? एंजर्ड दे रहा है प्रिडिक्शन एक हर्मिट से दे रहा है, जो कि कहाँ रहता है? आउटसाइड द टाउन, टाउन पे रहता है, जो कि बहुत फेमस है अपने मौसम के पूर्व अनुमानों के लिए। Those who seek out this weather prophet's advice always pretend that they will not take him seriously, and yet his services are sought nonetheless. Angel visits this man who predicts that the last fortnight in August will be rainy. तो वो लोग जो इस आदमी की सलाह को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसको समझते नहीं है, ऐसा दिखाते हैं कि उनको उसकी सलाह की कोई परवाह नहीं है, वो भी उसकी सलाह को किसी और चीज से कम नहीं मानते, यानी कि मानते उसी की सलाह को हैं। बस दिखाते ऐसा है कि हमको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी सलाह से। हैंचर उस आदमी के पास जाता है, हर्मिट के पास जाता है मिलने के लिए, और उसे पता चलता है साहब, वो तो पूर्वानुमान लगाता है वो हर्मिट कि अगस्त का जो लास्ट पखवाड़ा है वो बरसात का होगा, यानी कि अगस्त के लास्ट में फाइनल वीक जो है अगस्त में, उसमें क्या होगी? बरसात होगी। ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हैंचर बायज a large amount of grain planning to sell at great profit once the bad weather means a poor harvest and not enough wheat and corn available. After this purpose, the weather suddenly becomes sunny and the price of grain drops. Henchard is forced to sell his grain before it rots when the price is much lower than the price he paid. तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा मायने देते हुए एंचर क्या करता है कि बड़े मात्रा में गेहूं खरीद लेता है, ताकि जब मौसम बिगड़ेगा तो काफी अच्छे मुनाफे पे उस गेहूं को बेचेगा। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मौसम अचानक से बहुत अच्छा हो जाता है, सनी हो जाता है, बढ़िया धूप वूप निकल रही है, और इससे पहले कि वो अनाज सड़ जाए जो कि हैंचर ने काफी ऊंचे दाम पे खरीदा है, तो उसको वो अनाज बेचना पड़ेगा। पहले तो सोच समझ से खरीद लिया कि भाई स्टोर कर लूंगा मैं, कि अनाज मौसम खराब होगा तो अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज वो महंगा बेच के सारा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन मौसम तो अच्छा रहा, इसलिए कोई अनाज में कोई कमी नहीं आई, तो उसको अनाज को कम दाम पे बेचना पड़ा इससे पहले कि वो सड़ जाए। ठीक है।
Firefly sees Henchard in the marketplace and expresses his concern over Henchard's business situation, hoping that these losses are not too bad. Despite his cheerful response to Firefly at the time, Henchard has to go to the Casterbridge Bank later that day. Leaving the bank, he sees Job, who he shoved up against the wall, blaming the manager for bad advice and for his current situation. Job swears that Henchard will be sorry for this accusation. अब फायरफ्लाई जो है वो हेंचर्ड को मार्केट में देखता है और हेंचर्ड की बिजनेस की स्थिति के ऊपर काफी चिंता व्यक्त करता है कि भाई घाटा हो गया उसको मार्केट में अभी कुछ दिनों पहले मौसम की वजह से घाटा हो गया और आशा करता है कि उसके नुकसान बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे। उसके इतने चीयरफुल और इतने खुश रिस्पॉन्स के बावजूद भी जो हेंचर्ड है वो ज्यादा भाव नहीं देता उसको और कहता है कि भाई उसको अगले दिन नहीं उसी दिन कैस्टरविच किनारे पे जाना है और किनारे को छोड़कर फिर वो जॉब के पास जाता है जिससे कि वो हु शोव्स अप अगेंस्ट द वॉल मतलब गर्दन से पकड़ के दीवार के चिपका देते हैं ना अपन हिंदी मूवीज में अपन देखते होंगे कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इस तरह के डायलॉग बोलते टाइम गर्दन पकड़ के चिपका देते हैं दीवार में और इस तरह के एक्शन सीन जो हैं ये कर रहा है इस समय परफॉर्म हेंचर्ड जॉब के साथ में मैनेजर को ब्लेम कर रहा है उस चीज को कि भाई तेरी सजा की वजह से मेरी ये स्थिति हुई है। और जॉब जो है वो कसम खा के कहता है कि हेंचर्ड को अपनी इस गलती के लिए इस अपराध लगाए जाने के लिए काफी पछतावा महसूस होगा। तो ठीक है यहाँ पे जो 26 वाला चैप्टर है इसमें हेंचर्ड का डाउनफॉल होना शुरू हो चुका है और ये पहला झटका है जो हेंचर्ड को मिला है उसके बिजनेस के अंदर बड़ा घाटा। चैप्टर 27 है अब Henchard, although wishing to defeat Firefly, plans to do so through fair competition. He believes himself the superior businessman. Elizabeth Jane once again has an intuitive sense of the arising problems. Henchard जो है फायरफ्लाई को हराना चाहता है और हराना भी कैसे चाहता है फेयर कंपटीशन ईमानदारी वाली प्रतिस्पर्धा से। वो अभी भी इस बात को मानता है कि हेंचर्ड जो है वो फायरफ्लाई से बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एलिजाबेथ जेन जो है उसे फिर एहसास होता है कि नई उभरने वाली समस्याओं का कि अब जब पिताजी ने ऐसा सोचा है तो कुछ ना कुछ नई समस्याएं और उत्पन्न होंगी। द वेदर एंड नेचर फ्रॉम अ बैकड्रॉप फॉर दिस नोवेल एन infrequent but recurring reminder of the town's dependency on the harvest for their basic survival needs। तो मौसम और प्रकृति जो है वो इस नोवेल का एक बड़ा बैकड्रॉप है जिसमें मतलब रेगुलरिटी नहीं है वेदर के अंदर नहीं है और सी नेचर के अंदर नहीं है और ये चीज जो टाउन की संपूर्ण निर्भरता है ना मौसम के ऊपर उसको दर्शाती है। द वेदर hermit is both scoffed at and believed by the local people। तो ये जो वेदर hermit है जिसने भविष्यवाणी की थी कि साहब अगस्त का आखिरी पखवाड़ा बरसात वाला रहेगा इसको लोग बहुत डांटते भी हैं और विश्वास भी करते हैं इसकी बात पे मतलब एक तो इसको धुतकार देते हैं और इस पे विश्वास भी करते हैं। The way his visitors pretend they will not take him seriously reflects a surface level distrust of superstitious information। जिस तरीके से लोग उसके पास जाकर ये दिखाते हैं ना कि उनको इन सब अंधविश्वासों में विश्वास नहीं है ये सब चीजें सतही रूप से उसके प्रति अंधविश्वास को अविश्वास को दर्शाता है। यानी कि लोग ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि वही उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं हर्मिट के ऊपर लेकिन अंदर ही अंदर से वो इस बात को जानते हैं कि ये अधिकतर इसकी बात जो है वो सच होती है। However, these people are at heart deeply superstitious क्योंकि ये लोग जो है ना दिल से गहराई से बहुत अंधविश्वासी हैं। Henchard's purchasing and selling of grain is exactly what he ought not to have done given the weather. By trying to predict the weather, his business is hurt more dramatically, which shows that the weather is a force beyond human control। तो हेंचर्ड का इस गेहूं को खरीदना और बेचना जो है काफी अधिक नुकसानदायक रहा उसको मौसम की वजह से और लेकिन मौसम का पूर्वानुमान लगाना जिससे कि उसके बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ ये सब चीजें तो बस यही है कि भाई मौसम के ऊपर इंसान का काबू तो है नहीं तो मौसम जैसा करेगा वैसा ही होगा। Although Henchard pretends his losses are not too dramatic in front of Firefly, they act in fact very significant। हालांकि हेंचर्ड जो है वो दिखाता नहीं है फायरफ्लाई के सामने कि उसके लॉसेस जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं और ठीक है तो मतलब अभी दिखाना नहीं चाहता है इस चीज को जैसे वास्तविकता से परिचित नहीं कराना चाहता है उसको। Henchard blames Job for the failure, showing his inability to recognize and admit his own faults in the face of Firefly's continued success। हेंचर्ड इस असफलता के लिए जॉब को दोषी ठहराता है और उसकी अयोग्यता को दोषी ठहराता है इस चीज को
कि वो चीजों को सही से पहचान नहीं सका, और उसकी गलती की वजह से वारफेयर जो है उसको लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं। The low prices of grain caused Firefly to buy after Henchard, as resold his grain and lost a significant amount of money. तो जब गेहूं के दाम गिर गए तो उसकी वजह से हेंचर्ड को वो सारा गेहूं बेचना पड़ा है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है। और उसने बेचा किसको है, खरीदा किसने, वो लो प्राइस पे गेहूं जो है वो खरीदा है साहब फायरफ्रेंड ने। आफ्टर 3 days of fair weather, at the end of August, bad weather arrives and the harvest is poor. तो साहब जैसे ही उसने गेहूं बेचा है कम दामों पे, उसके 3 दिन बाद ही मौसम जो है वो खराब हो जाता है, अगस्त के अंत में। क्योंकि आखिरी पखवाड़ा ही कहा था साहब उसने तो, हैमिट ने तो, एंचर ने बिल्कुल एंड तक वेट नहीं किया। तो अगस्त के एंड तक उसने वो गेहूं बेच दिया फायरफ्रे को, और जैसे ही मौसम आया तो साहब फसल खराब हो गई। अब फायरफ्रे who purchased at low prices before the harvest is able to make a large profit as prices rise. Henchard feels as if someone must have been making a voodoo doll of him to bring him such bad luck. तो फारफे जिसने बहुत कम प्राइस पे वो खरीदी थी फसल, अब उसने वो सब अच्छे खासे दामों पे बेची है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि फसल खराब होते ही दाम बढ़ गए फसल के, गेहूं के। और हेंचर्ड को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तो किसी ने उसकी एक वुडू डॉल बना दी हो, जिससे कि उसको वो दुर्भाग्यशाली हो जाए। वुडू डॉल क्या होता है, वो देखते हैं ना अपन पुरानी पिक्चर में, इसमें काली गुड़िया बनाते हैं, जादुई गुड़िया, मतलब कपड़े की गुड़िया बना के उस पर तिलक छापे लगा करके और टोट का टंटामण करते हैं, तो जादुई गुड़िया टाइप वो होती है वुडू डॉल। तो एंचर्ड कह रहा है कि लगता तो ऐसा है जैसे किसी ने उसकी वुडू डॉल बना दी हो, उसको कंट्रोल करने लग गया हो। Henchard frets that Firefly will soon be mayor, stepping up to fill the leadership position in town that Henchard once filled. तो हेंचर्ड को बड़ी झल्लाहट होती है इस चीज को सोचकर कि फायरफ्लाई जल्दी ही क्या बन जाएगा भाई, टाउन का मेयर बन जाएगा। और हेंचर्ड जो कि पहले कभी मेयर हुआ करता था, अब उसको उसके सामने कैसा महसूस करना पड़ेगा साहब, नीचे निम्न स्तर का महसूस करना पड़ेगा। ठीक है। The workers take on the dispute between Henchard and Firefly, और जल्दी ही उनके कर्मचारियों में भी साहब इस बात को लेकर डिस्प्यूट होने लग जाता है, फायरफ्ले के और हेंचर्ड के कर्मचारियों में। On September evening, Elizabeth, Jane, and Lucetta hear angry voices outside and discover a collision between two wagons in the narrow street, one driven by one of Henchard's men and the other wagon belonging to Firefly. Henchard's wagon space and the two workers come to blows. तो 1 सितंबर की शाम को जब एलिजाबेथ, जेन और लूसेटा अपने घर के बाहर लड़ती हुई आवाजें सुनते हैं, किस चीज के ऊपर, कि भाई दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, दो वैगन आपस में टकरा गई है एक संकरी गली के अंदर, जिसमें एक में हैंचड़ का आदमी था और एक में फायरफ्रे का आदमी था। और हैंचड़ की जो वैगन है वो फैल गई है, उसके अंदर जो सामान था वो फैल गया है, और वो दोनों वर्कर आपस में लड़ने लग गए। हैंचड़ अराइव्स एंड सीइंग द स्टेट ऑफ हिज वैगन, yes, at Fireplace Man. Elizabeth, Jane, and Lucetta went down into the street, and Lucetta says that they saw it all and that Hencher's man was most in the wrong. तो साहब हेंचर पहुंच जाता है वहां पे, और अपनी वैगन की हालत देख के, अपनी गाड़ी की हालत देख के फायरफ्रे के आदमी के ऊपर चिल्लाने लगता है। जेन और लूसेटा भाग के साहब नीचे जाते हैं स्ट्रीट में, और लूसेटा कहती है कि उसने सब कुछ देखा है और उसको पता है कि हेंचर के आदमी की ही गलती है। Henchard's men fire up that the women aren't trustworthy in what they saw, as all women favor Firefly. Henchard का जो आदमी है वो भड़क उठता है, और वो कहता है कि ये जो औरत है ना, ये विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि सारी औरत आजकल फायरफ्ले का ही साथ दे रही हैं। Lucetta and Elizabeth Jane retreat inside before Henchard is able to speak with him further and question Lucetta about her favoritism of Firefly. तो साहब ये बात सुनकर लूसेटा और एलिजाबेथ अपने घर में चले जाते हैं, इससे पहले कि हेंचार्ड उससे, उस आदमी से कोई सवाल पूछता, या फिर लूसेटा से इस बारे में कोई सवाल पूछता कि वो फायरफ्लाई का साथ क्यों दे रही है, उससे पहले ही वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। As Henchard stands in the street, the constable arrives and asks him to fill in for the mayor, who is out of town for a trial of an old woman to be heard the next day.
तो साहब हेंचर जब गली में खड़ा हुआ है, एक कांस्टेबल आता है और उससे कहता है कि वो मेयर के नुकसान की भरपाई करे, जो कि अभी कस्बे से बाहर गए हुए हैं। किस चीज के लिए गए हुए हैं? कि एक ओल्ड वुमेन का ट्रायल होना है, केस वेस होना है अगले दिन। इस वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा है, तो तुम अभी इस चीज का हिसाब किताब स्पष्ट करो। After agreeing to this, Henchard knocks at Rosetta's door only to be told that she cannot see him that evening. तो इस बात पर एग्री होने के बाद हेंचर्ड जो है रोसेटा के डोर पे खटखटाता है और उसे बताता है कि वो आज शाम को उससे मिलने नहीं आ सकता है। ठीक है, इस समय तो मेयर साहब वही है अभी, हेंचर्ड एस वो आज शाम को मिलने नहीं आ सकता है, एज शी हैज ए प्रायर एंगेजमेंट। क्योंकि मतलब अल्टीमेटली उसकी एक आयरन नहीं है, उसका एक सटाया है इस चीज को लेकर के, जो कि अब तुम्हारा मेरे से कोई खास ज्यादा रुचि तो है नहीं। प्रायर एंगेजमेंट कौन है? तुम्हारी फायर है, तो वो उससे आज शाम को मिलने नहीं आएगा। Henchard hides nearby and watches her door, and at 9 o'clock he sees Firefly arrive and leave on a walk with Lucetta. उस ये बता करके साहब वो विश्वास तो दिला गया कि वो मिलने आएगा नहीं, लेकिन वो वहीं छुप गया। और ठीक 9 बजे वो क्या देखता है कि फायरफ्रे आया है और लूसेटा उसके साथ में बाहर घूमने निकल गई है। Henchard follows them, but to avoid meeting them face to face, hides in the field where they are walking and overhears their conversation. Henchard उनका पीछा करता है और उनके सामने आने की बजाय चुपचाप खेतों में छुप छुपा के उनकी बातचीत सुनता है। He hears Firefly's expression of his strong feelings and Lucetta commitment to him. Although she asks if they might not always live in Casterville, should she not like it? वो फायरफ्ले की एक्सप्रेशन को सुनता है, देखता है, और उसकी स्ट्रांग भावनाएं और लूसेटा का उसके प्रति वादा, ये सब चीजें वो देखता है। और यद्यपि वो कहती है, कौन? लूसेटा, कि वो हमेशा कास्टवेज में नहीं रहना चाहते क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। Henchard returns to Luceta's house and in his agitation opens her door, walks in and waits for her return in her drawing room. Lucetta returns and Henchard presses her about her connection to him, alluding to their past and journey. हेंचर साहब ये सब देख दाख के वापस दूसरे घर में आ जाता है, दरवाजा खोलता है उत्तेजना में और इधर उधर चलने लग जाता है। उसका इंतजार करता है, कब लूसेटा घर वापस आने का इंतजार करने लग जाता है। लूसेटा वापस आती है और अब जो हेंचर्ड है वो अपने पुराने कनेक्शन को लेकर लूसेटा के ऊपर दबाव बनाता है। ठीक है, उसको जो अपने जर्सी के अंदर उनके जो प्रेम संबंध थे, जो सब उनके रिश्ते थे एक दूसरे के ऊपर, उनकी ओर इशारा करते हुए उसको अपने इतिहास की याद दिलाता है। अल्यूडिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए। He says that it is wrong of her to throw him over, and she said she only came to Casterbridge because she believed she ought to marry Henchard, not because she liked him any longer. वो कहता है कि मुझे धकेल करके, यानी मुझे पीछे फेंक करके, मुझे धोखा देके तुमने बहुत गलत किया। लेकिन लूसेटा अपनी सफाई में ये कहती है कि वो कैस्टरविच सिर्फ इसी के लिए आई थी ताकि वो हेंचर्ड से शादी कर सके, ना कि ऐसा इसलिए कि वो किसी और व्यक्ति को प्यार करने लग जाए, पसंद करने लग जाए। Why she does not explain this, it is clear that her duty and conscience ruled until new love intervened. तो जब वो इस सब चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका कर्तव्य, उसकी चेतना जो है वो नए प्रेमी के प्रति समर्पित हो चुकी है। Henchard says that unless she agrees that night to marry him before a witness, he will reveal their story out of fairness to other men. अब साहब हेंचर्ड खुद ही धमकी दे रहा है लूसेटा को। वो कहता है कि जब तक कि लूसेटा उससे शादी करने के लिए, हेंचर्ड से शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाती है, वो भी एक गवाह के सामने, तब तक ही बस वो शांत रहेगा। वरना वो क्या करेगा, उनका जो इतिहास था जर्सी के अंदर का पूरा, वो सब वो दुनिया को बता देगा। उनके आपस के संबंध जो है वो दुनिया के सामने उजागर कर देगा। लूसेटा बिटरली एग्रीज। अब लूसेटा जो है वो क्या करे बेचारी, उसको कड़वे मन से उसने स्वीकारा है चीज को। And had she settled upon any man other than Firefly, Henchard might have taken pity upon her in that moment. तो लूसेटा एग्री तो कर लेती है और फिर एंचर्ड इस बात को कहता है कि अगर उसने
फायरफिर के अलावा किसी और व्यक्ति को प्यार किया होता, पसंद किया होता ना, तो भले ही से वो हेंचर से थोड़ी दया की उम्मीद रख सकती थी, हेंचर उसको थोड़ी दया दिखा सकता था। लेकिन अब फायरफिर से क्या है, फायरफिर तो उसका दुश्मन है। एलिजाबेथ जेन इज सेंट फॉर टू सर्व एज ए विटनेस। एलिजाबेथ जेन अब विटनेस बनी है इन दोनों के इस वादे के बीच की। लुसेटा स्वेयर्स टू मैरी हेंचर्ड एंड देन फेंट्स। लुसेटा हेंचर्ड से शादी करने की कसम खाती है और फिर बेहोश हो जाती है। Elizabeth Jane implores her father not to force Lucetta to do anything that so clearly pains her। ठीक है, तो अब जब वो फेंट हो गई या बेहोश हो गई, एलिजाबेथ जेन अपने पिता को मनाती है कि प्लीज लुसेटा को फोर्स मत कीजिए कुछ ऐसा करने के लिए जो कि उसको दर्द पहुंचाता है, ऐसा मत कीजिए। Henchard points out that this course of action will leave him free for Elizabeth Jane, but Elizabeth Jane insists that there is no one to whom the hymn could refer। हेंचर्ड कहता है इस बात को कि बेटा अगर ऐसा हो जाएगा, मैं इससे शादी कर लूंगा, तो हेंचर्ड फिर तेरे लिए फ्री हो जाएगा। अभी जो हिमोस ने यूज किया ना हेंचर्ड के लिए किया है, कि हेंचर्ड फिर तेरे फायरफ्रे के लिए किया है। फायरफ्रे जो है वो तेरे लिए फ्री हो जाएगा, अभी जो वो दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, फिर वो आजाद हो जाएगा तेरे लिए। तुझसे प्यार करती थी, वो तुझसे प्यार करता था, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो सकते हो। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि अब ऐसा कोई नहीं है जिसे कि हिम कह के रेफर किया जा सके, यानी कि फायरफ्रे अब उस स्थिति में नहीं रहा है जिसे कि एलिजाबेथ जेन प्यार कर सके, क्योंकि वो तो लुसेटा के पीछे बावड़ा हो रखा है। After Henchard leaves, Elizabeth Jane asks Lucetta how Henchard can have this much power over her and why she calls him Michael, as if she knows him very well. Lucetta will not confess, but Elizabeth Jane says she will try to reason with her father until Lucetta says only, "No, no, let it all be." तो हेंचर्ड के जाने के बाद में एलिजाबेथ जेन लुसेटा से पूछता है, एलिजाबेथ जेन लुसेटा से पूछती है कि आखिर हेंचर्ड का तुम्हारे ऊपर इतना दबाव क्यों है और तुम उसे माइकल क्यों बुलाती हो। अगर तुम इतने क्योंकि तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो, तो इतना दबाव क्यों है तुम्हारे ऊपर हेंचर्ड का कि जो कहता है वो तुम्हें करना ही पड़ता है। तुम उसे माइकल क्यों बुलाती हो। तो साहब इस चीज को भी ध्यान रखना है कि लुसेटा हेंचर्ड को क्या नाम से बुलाती है, ठीक है, माइकल नाम से बुलाती है। अब लेकिन लुसेटा उसको सच्चाई नहीं बताती है, लेकिन एलिजाबेथ जेन कहती है कि वो अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करेगी इस संबंध में। लेकिन लुसेटा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो, होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 27 खत्म होता है। अब चैप्टर 28 शुरू करते हैं। Elizabeth Jane must serve as the witness to Lucetta and Henchard's promise to marry, which means she is the only other character fully aware of the truth of the situation. Lucetta's faint demonstrates her emotional distress, but also a stereotypical feminine weakness referenced in novel from this time period. Woman, not man, faint when distressed। एलिजाबेथ जेन जो है वो अब इस चीज की गवाह तो बन गई है कि साहब लुसेटा वेंचर शादी करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो अब संपूर्ण से स्थितियों से अवेयर हो चुकी है जेन। लुसेटा का बेहोश होना उसके भावनात्मक कमजोरी को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और ये दिखाता है कि ये नोवेल जिस समय में लिखा गया था, उस समय में महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो स्टीरियोटिपिकल फेमिनिन वीकनेस थी, यानी कि समाज में दो तरफा बातें हुआ करती थी, महिलाओं को लेकर के और पुरुषों को लेकर के, दोनों की सबकी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच थी। और वुमेन जो है वो जब परेशान होती है ना, तो वही बेहोश होती हैं, पुरुष बेहोश नहीं होते। Lucetta will not confess her secret to Elizabeth Jane despite the other women's involvement in the situation, demonstrating her inability to speak the secret aloud। लुसेटा जेन को अब भी सच्चाई नहीं बताती है, वो दूसरी औरत की कोई किसी भी बात को बताती नहीं है। और ये प्रदर्शित करती है कि वो अभी भी इन राजों को, ये जो रहस्य हैं, इनको बोलने में असमर्थ है।
शी ऑल्सो डज नॉट वांट असिस्टेंस, और उसे कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए अभी। The next day, Henchard goes to the town hall to fill in for Dr. Chalkfield, the mayor for that year. अगले दिन जो है हेंचर्ड टाउन हॉल में जाता है। टाउन हॉल बोलेंगे अपन किस चीज को? एक तरह का मतलब कोर्ट है, उनके यहाँ का जो कोर्ट है उसे क्या कह रहे हैं? ये टाउन हॉल कहते हैं। तो क्यों जा रहा है साहब? जो कि उस साल का मेयर है। अब कौन उस साल का मेयर साहब? डॉक्टर चॉकफील्ड है। और हेंचर्ड जो कि उससे पिछला मेयर है। तो वर्तमान मेयर मौजूद नहीं है, इसलिए हेंचर्ड अब जा रहा है उसकी जगह मेयर के तौर पे काम करने के लिए। The woman on trial is elderly and poorly dressed. Constable Stubbard implies that he caught her in the act of relieving herself right by the church. Stubbard is sworn in and gives his testimony, during which the old woman objects twice and the bench must consult. The woman has been in court more times than the magistrates, so they must be careful about how they proceed. ठीक है तो साहब, वो जो औरत है वो काफी बूढ़ी है और बहुत ही बेकार से कपड़े उसने पहने हुए हैं। कांस्टेबल स्टबर्ड उसको पकड़ के लाया है। किस अपराध के अंदर पकड़ के लाया है? ये जो महिला है ये चर्च के पास में रिलीविंग हरसेल्फ यानी कि शौच कर रही थी, ठीक है। बाथरूम गई थी या फिर शौच कर रही थी, अपने आप को आराम दे रही थी इस तरह से। अब स्टबर्ड कांस्टेबल जो है उसने शपथ ली है, उसने अपनी गवाही दी है इस महिला के खिलाफ में, जिसका कि वो महिला 2 बार अपोज भी करती है, विरोध भी करती है। और जो बेंच है उसको इस चीज को काफी सीरियसली लेना पड़ेगा, उस बारे में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि ये महिला जो है ना, मजिस्ट्रेट्स उतनी बार कोर्ट नहीं आए, उससे ज्यादा बार तो ये महिला कोर्ट आ चुकी है। इसलिए उनको प्रोसीडिंग्स में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट्स को। Finally, impatient with these proceedings, Henchard interrupts and asks the old woman if she has anything to say. और आखिरकार इन सब बातों से अपना धैर्य खोकर हेंचर्ड बीच में बोलता है और कहता है कि उस बूढ़ी औरत को कुछ कहना है क्या? शी सेज यस। अब वो बूढ़ी औरत एक बहुत पुराना राज खोलने जा रही है। She says yes and refers to a time 20 years earlier when she was selling furniture at the Baden Fair. The clerk says that cannot be relevant to the case, but Henchard is startled and forgets to worry about the case at hand. The woman tells the story of a man who showed his wife and child and points out Henchard as the very man. The other members of the court protest, but the affirmative woman says the story shows that Henchard is no better than she and therefore unfit to pass judgment on her. तो साहब अब वो जो बूढ़ी औरत है वो हेंचर्ड के 20 साल पुरानी कहानी को बता देती है। वो कहती है कि 20 साल पहले वेडन फेयर की नाम की जगह पे जब वो फर्मिटी बेचती थी, जैसे ये वो ये कहती है तो जो बाबू है कोर्ट का वो ये कहता है कि इस बात का केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हेंचर्ड काफी चौंका हुआ है और केस के बारे में भूल गया है। वो महिला अपनी कहानी बताती है कि एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया था, और हेंचर्ड ही वो आदमी है। अब दूसरे जो मेंबर है कोर्ट के वो विरोध तो करते हैं, लेकिन वो फर्मेटिव वुमन अपनी बात पे अड़िग रहती है, कहती हुई कि हेंचर्ड जो है वो उससे बेहतर कोई आदमी नहीं है। यानी कि मैं खुद तो बूढ़ी हूँ, मेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है। हेंचर्ड इसने अपनी बीवी बच्चों को बेच दिया था, तो इसलिए ये इतना योग्य भी नहीं है कि ये मेरे ऊपर जजमेंट दे सके। यानी कि ये तो मेरे से भी घटिया आदमी है, तो ये मेरे ऊपर क्या जजमेंट दे सकने के योग्य है? हेंचर्ड confirms the truth of the story and leaves the court, saying he must avoid any temptation to seek revenge on this woman by way of punishment. Lucetta sees a large crowd around the town hall that day and asks her servant what everyone is so curious about. The servant says that an old woman in court has revealed that Henchard once sold his wife and child for 5 guineas. Lucetta is greatly disturbed to hear the true character of the man who she is being coerced into marrying. तो साहब हेंचर्ड इस बात की सच्चाई को स्वीकार लेता है, कंफर्म करता है जो बूढ़ी औरत ने कहा है वो बिल्कुल सच है, और कोर्ट छोड़ के चला जाता है ये कहते हुए कि उसे इस औरत से कोई बदले की भावना नहीं रखनी है इस औरत के खिलाफ। कि भाई मैं मेयर की जगह पे बैठा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि इस औरत ने सच बोला है, इसके लिए मैं इसको कोई सजा दूं, तो मैं इसको कोई भी सजा नहीं दूंगा। लुसेटा एक बड़ा क्राउड देखती है साहब टाउन हॉल के वहां पर,
और अपने नौकर जो है उनसे पूछती है, अपने नौकरों से पूछ रही है वो कि भाई क्या हो गया, इतना चिल्लम चिल्ली कैसे मच रही है बाहर। तो वो नौकर कहता है कि वो जो बूढ़ी थी ना, कोर्ट में गई थी जो, उसने हैंचड़ का सच उगल दिया है कि हैंचड़ ने एक बार अपनी पत्नी और बच्चे को 5 गिनीज में बेच दिया था। और साहब लूसेटा इतना परेशान हो जाती है इस बात को सुन करके कि वो एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी, ऐसे आदमी से शादी के बंधन में जबरदस्ती बंधने वाली है, जिसका कि सच्चा कैरेक्टर उसको अभी पता चला है। इतना घटिया आदमी है ये। Lucetta tells Elizabeth Jane that she plans to go to Port Brady to the seaside for a few days. Elizabeth Jane, perceiving her unhappiness, encourages this plan. While Lucetta is away, Henchard calls at the house only to learn of her absence. He calls the next day but learns that Lucetta is out walking on the road towards Port Brady. अब साहब लूसेटा बहुत डिस्टर्ब हो गई है, तो वो एलिजाबेथ जेन से कहती है कि वो पोर्ट ब्लेडी जाना चाहती है, सी साइड, यानी कि समुद्र के पास कुछ दिनों के लिए। और एलिजाबेथ जेन जो है वो उसका चेहरे को, दुख को पढ़ते हुए, उसके डिस्ट्रेस्ड बिहेवियर को पढ़ते हुए उसको प्रमोट करती है, उसको एनकरेज करती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, उसको सपोर्ट करती है कि बिल्कुल घुमाओ, तुम थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। और जब लूसेटा चली गई तो हैंचर्ड को पता चलता है कि साहब लूसेटा जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पे अपने घर में। वो अगले दिन फिर से बुलावा भेजता है, लेकिन उसे पता चला इस बात का कि जोसेटा जो है वो पोर्ट ब्लेडी की ओर रास्ते पर गई है, पैदल पैदल। ठीक है। तो काफी दुख पहुंचा है साहब जोसेटा को। यहाँ पे अपना चैप्टर 28 खत्म होता है। तो 29 चैप्टर शुरू करते हैं अपन। A trip to the seaside was often completed for one's health or as a vacation at this time period. Elizabeth Jane is not surprised to hear that Lucetta would want to take such a trip, and is not suspicious of her motives. Lucetta walks along the road before turning back. She peers into the distance, looking for any approaching figure. When she turns back towards town, an approaching person, Elizabeth Jane has decided to come meet Lucetta on her walk. तो अपने स्वास्थ्य के लिए जो लुसेटा है वो उधर छुट्टियों पे जा रही है। और एलिजाबेथ जेन काफी, कोई आश्चर्यचकित नहीं है कि साहब लुसेटा इससे थोड़ा सा घूमना जाना चाहती है, क्योंकि वो काफी संदिग्ध है उसके मोटिव्स को लेकर। लुसेटा सड़क पे चले जा रही है, लेकिन पीछे मुड़ने से पहले वो एक बार झांक के देखती है कैस्टर बीच की ओर। और उसे क्या दिखाई देता है कि एक चलती हुई जीव, चलता हुआ चीज उसकी तरफ आ रहा है। तो जैसे ही वो नजदीक आता है उसे पता चलता है कि साहब ये तो एलिजाबेथ जेन है, जो उससे मिलने के लिए आई है। लुसेटा she sees a loose male cow on the road. अब उनको क्या दिखाई देता है सड़क पे साहब? एक बैल दिखाई देता है, मेल काउ, यानी कि बैल दिखाई देता है। At this time in the year, cattle are driven to and from Casterbis to be auctioned. Lucetta and Elizabeth Jane regard the large bull with concern. तो साल के इस समय में कैटल्स जो हैं उन्हें कैस्टरबिच से बाहर ले जाया जाता है या अंदर लाया जाता है, वो भी ऑक्शन करने के लिए। और ये जो अब लार्ज बुल है, बड़ा जो सांड है, मेल काउ, ये उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। They notice that a stick hangs from the ring in the bull's nose, which immediately alarms them, as this animal must have gone wild and escaped from whoever had been holding him. Lucetta and Elizabeth Jane see a barn off the road, but as soon as they turn toward it, the bull begins to chase them. और अब वे क्या नोटिस करते हैं कि इस सांड की नाक में से एक रिंग लगी हुई है, जिसके नीचे एक लट्ठा सा बंधा हुआ है। ठीक है। एक डंडी बंधी हुई है, एक छड़ी बंधी हुई है, जिससे कि उनको तुरंत इस बात का पता चल जाता है कि ये जानवर जंगली हो चुका है और ये भाग गया है, जिसने भी इसको पकड़ रखा था ना उससे खुद को छुड़ा करके। तो इसको चेतावनी को समझते हुए लुसेटा और एलिजाबेथ सड़क के पास ही एक अन्न भंडार में शरण लेने की चेष्टा रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और तुरंत ही वो भैंसा जो है, जो सांड है, उनका पीछा करना शुरू कर देता है। As they start to run, the bull charges. और जैसे ही वो भागने लगती हैं, बुल साहब उनकी ओर हमला कर देता है।
They run into the barn and circle inside as the bull chases them in. At the last possible moment, a man appears, grabs the bull by the stick attached to his nose, and wrenches its head violently. तो आखिर मोमेंट में वो जो है अब दोनों अंदर घुस गई हैं, बाण के अंदर दोनों चली गई हैं, लेकिन वो अभी भी उनके पीछे दौड़ रहा है। और लास्ट पॉसिबल मोमेंट में एक आदमी आता है जो कि उस स्टिक को, उसकी नाक के अंदर की रिंग से लटकी हुई स्टिक को पकड़ के और बुल को जोर से झटकता है, जोर से झटका देता है। The rescuer is Henchard. Henchard consoles a frantic Lucetta, saying that he has returned the favor of saving her, as she once saved him while he was in Jersey. और हैंचर्ड है साहब ये आदमी जिसने उनको भैंसे से बचाया है, सांड से बचाया है। और हैंचर्ड सांत्वना देता है जो लुसेटा को। लुसेटा थोड़ा सा पहले तनाव में है, एक तो ऊपर से सांड के पीछा करने से थोड़ी फ्रेंटिक हो गई है। फ्रेंटिक होता है उन्मत्त या चिड़चिड़ा या पागल जैसा बिहेव करने वाला। थोड़ी परेशान जो है लुसेटा उसको सांत्वना देता है और ये कहता है कि भाई अब मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है, क्योंकि एक एहसान लुसेटा का भी है हैंचर्ड के ऊपर कि लुसेटा ने हैंचर्ड को जब वो जर्सी में बीमार था ना तब बचाया था। तो अब हैंचर्ड कह रहा है कि मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है। He says he followed her on her walk in order to speak with her as they leave. Lucetta realizes she dropped her muff in the barn and Elizabeth Jane offers to run back to it. वो कहता है कि जब वो सड़क पे जा रहे थे, वो चल रही थी लूसेटा, तो उससे बात करने के लिए हैंचर्ड ने उसका पीछा किया। ठीक है, तो ये कहकर साहब हैंचर्ड इधर उधर हो देता है। जब वो जाते हैं वापस तो लूसेटा को याद आता है कि उसका जो मफ है, मफ मतलब मफलर, वो वहीं अन्न भंडार में गिर गया है। और एलिजाबेथ जेन कहती है कि मैं अभी वापस लेके आती हूँ उसको। वो दौड़ के उधर जाती है। आफ्टर कलेक्टिंग द मफ, एलिजाबेथ जेन looks at the bull, pitying him now that he stands quietly, his nose bleeding. As she returns to the road, Elizabeth Jane encounters Firefly driving a wagon. तो मफलर को लेके आने के बाद एलिजाबेथ जेन जो है वो बुल की तरफ देखती है और काफी दया आती है उसको, बुल के ऊपर जो बड़ा चुपचाप खड़ा है और उसकी नाक से खून बह रहा है। और जब वो वापस सड़क पे आती है तो वो देखती है कि फायरफ्रे एक गाड़ी को चलाता हुआ आ रहा है। She tells him what has happened and he gives her a ride back to town. Although they see Henchard and Lucetta ahead of them, Firefly does not hurry his horse in order to catch up with the pair on foot. तो जो जेन है वो फायरफ्ले को सारी कहानी बता रही है। फायरफ्ले कह रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। यद्यपि हैंचर्ड और लुसेटा दूर खड़े हैं, फिर भी फायरफ्ले जो है कोई जल्दी नहीं कर रहा है अपने घोड़े पर कि वो बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाएं, क्योंकि वो तो नंगे पैर खड़े हैं। मतलब नंगे पैर से मतलब है कि वो तो पैदल पैदल वॉकिंग उस पे हैं, मोड़ में है। तो फायरफ्ले घोड़ा गाड़ी से है तो फायरफ्ले फिर भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई मैं तुरंत उनको पहुंच के डिस्टर्ब कर दूं, ऐसा नहीं है। फायरफ्ले रिटर्न्स होम where his house is in disarray as his servants learn that he is planning to। फायरफ्ले जो है ये वापस से घर आ जाता है। ठीक है, और घर आके क्या देखता है वो कि उसका घर काफी अव्यवस्थित है। और सब अव्यवस्थित क्यों है? क्योंकि उसके नौकरों को पता था कि उस दिन फायरफ्ले जो है वो घर से बाहर जाने वाला है, तो वो मजे कर रहे हैं साहब इस दिन घर में। Seta is walking along the road towards Port Brady and when Elizabeth Jane joins her। लुसेटा वापस से रोड पे चल रही है पोर्ट ब्रेडी की ओर जब एलिजाबेथ जेन उसको ज्वाइन करती है। एट दिस पॉइंट इन दिस नोवेल द टू वुमेन सीम क्लोजर देन दे एवर हैव बीन। और नोवेल का इस पॉइंट के ऊपर ना ये दोनों महिलाएं आज से पहले, आज की स्थिति में सबसे ज्यादा एक दूसरे के घनिष्ठ और नजदीक दिखाई दे रही है। आज से पहले कभी इतने नजदीक या घनिष्ठ नहीं दिखाई दी है वो। Elizabeth Jane is supporting Lucetta by accompanying her. The bull that chases the two women presents a threat from the natural world. The natural world is beyond the human control, threatening and influencing human lives.
Lucetta and Elizabeth Jane flee the bull, but at the last second they are rescued. Henchard is able to establish physical control over the bull, which is both comforting and troubling. Henchard treats the animal violently, reflecting his cruelty and ability to control. Elizabeth Jane leaves Henchard and Lucetta one alone, which gives them time to speak to each other. Elizabeth Jane's observation of the bull and her pity for him reinforces Henchard's act of rescue as fundamentally an act of domination. तो जब वो काफी नजदीक दिखाए गए हैं इस स्थिति में कि भाई नोवेल के इस पॉइंट पर कौन कौन सबसे नजदीक है, लूसेटा और एलिजाबेथ जेन। एलिजाबेथ जेन हमेशा लूसेटा का सपोर्ट करती है, और वो बुल का जो अभी एपिसोड हुआ है कि जब उस बुल ने उन दोनों को डराया है, तो वो एक थ्रेट दिखाया गया है, एक डर दिखाया गया है। किस चीज का डर है साहब? वो नेचुरल वर्ल्ड का डर है, ठीक है। ये दो चार इस तरह की संज्ञाएं हैं कि इस सब चीजों को याद रखना है। और जो प्राकृतिक संसार है जो कि मानव के नियंत्रण से परे है, वो तो काफी डरावना है और मानवीय जीवन को प्रभावित भी कर रहा है। लूसेटा और एलिजाबेथ उससे भागने की कोशिश तो करते हैं भैंसे से, लेकिन अंतिम सेकंड में उन्हें बचा लिया जाता है, और हैंचर्ड उस बुल को कंट्रोल कर लेता है, काफी मजबूती से फिजिकल कंट्रोल कर लेता है साहब उसको, जो कि आरामदायक भी है और परेशान करने वाला भी है। आरामदायक कैसे है कि साहब उनको बच गए, कौन कौन, वो दोनों लड़कियां बच गई। और परेशान करने वाला कैसे है कि जब बुल की नाक में से खून निकलता हुआ देख रहे हैं वो, तब हेंचर्स जो है वो एनिमल को काफी हिंसक रूप से ट्रीट करता है, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितना क्रूअल है और उसको नियंत्रण कर रखना कितना पसंद है। एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड और लुसेटा को अकेला छोड़ देती है ताकि वो एक दूसरे से आराम से बात कर सकें। Elizabeth Jane's observation of the bull and her pity for him reinforces Henchard's act of rescue as fundamentally an act of domination। और एलिजाबेथ जेन का देखने का नजरिया देखिए आप, कि उस सांड को या उस भैंसे को देखने का उसका नजरिया ऐसा है कि एक तरफ तो उसे दया आ रही है कि साहब हैंचर्ड ने उनको बचा लिया, और दूसरी तरफ उसे हैंचर्ड का एक्ट ऑफ डोमिनेशन दिखाई देता है, यानी कि प्रभाव का, यानी कि सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने का, एकाधिकार का एक कर्म या क्रिया दिखाई देती है। यानी कि दोनों तरफ की बातें हैं कि हैंचर्ड ने उनको बचाया भी है तो बढ़िया भी है, और वहीं दूसरी ओर वो सब चीज पे अपना प्रभाव जमाए रखना चाहता है तो ये बेकार भी है। दिस shows what he is capable of in his treatment of others। जो कि ये दिखाता है कि वो कितना कैपेबल है दूसरे लोगों को ट्रीट करने में। कौन? हैंचर्ड। Firefly and Elizabeth Jane have not been along in a long time, and Firefly's offer to drive Elizabeth Jane shows that the two treat each other as friends। फायरफ्ले और एलिजाबेथ जेन काफी लंबे समय से अकेले नहीं रहे हैं, और फायरफ्ले का जो ऑफर है एलिजाबेथ जेन को साथ साथ घुमाने का, वो ये दिखाता है, यानी कि वो कहता है ना फायरफ्ले, क्या आओ मैं तुमको गांव छोड़ देता हूँ वापस गेस्टविल, वो ये दिखा रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं। Firefly intentionally gives Rosetta and Hencher time to speak, which indicates that he must sense the tension between them। Firefly एलिजाबेथ ने लूसेटा और हेंचर्ड को आराम से बात करने का टाइम देता है, उसको घोड़े पे जल्दबाजी नहीं है ना कोई जाने के उनके पास में, जो कि ये दिखाता है कि वो उन दोनों के बीच के तनाव को, टेंशन को समझता है। Henchard and Luceta's conversation on the walk back begins with Henchard's apology for his instance the other evening, and his offer that they remain engaged until such a time as Lucetta is ready to marry। हेंचर्ड की और लुसेटा की जो बातचीत है वो वापस हेंचर्ड की अपोलॉजी के साथ में खत्म होती है उस शाम में, और ये ऑफर कि वो एंगेज ही रहेंगे उस समय तक जब तक कि लुसेटा शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती है। लुसेटा says she is grateful for his help in rescuing her and wishes she could do some other thing in order to repay him। लुसेटा कहती है कि भाई तुमने मेरी जान बचाई है उस भैंसे से, उस सांड से, बैल से, मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, और विश करती है कि काश वो इस चीज का बदला चुकाने के लिए कुछ और उसके लिए बेहतर कर सकती।
Henchard suggests something else she could do to help him. His primary creditor, Mr. Grover, expects money, which Henchard cannot pay yet, given his financial situation. Henchard hopes that Lucetta will go with him before Mr. Grover to confirm their engagement, which will show that Henchard will be able to eventually pay off his debts. तो साहब जो मजबूरी में जो एंगेजमेंट हुई है उनकी जेन के सामने रात में हुई तो थी। एंचर्ड उसको सुझाव देता है लूसेटा को कि वो उसकी मदद कर सकती है। उसका जो मुख्य उधार देने वाला व्यक्ति है ना मिस्टर ग्रोवर, प्राइमरी क्रेडिटर, वो पैसे वापस मांग रहा है जो कि एंचर्ड अभी दे नहीं सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। और एंचर्ड आशा करता है, इस बात को कहता है कि लूसेटा एक बार उसके साथ मिस्टर ग्रोवर के पास चले और उसको कंफर्म कर दे कि साहब हम दोनों की सगाई हो गई है, जिससे कि ये दिखाई देगा साहब उसको मिस्टर ग्रोवर को कि जल्दी ही ये अपना उधार चुका देंगे, क्योंकि इस समय जो लुसेटा है वो काफी अच्छी कंडीशन में है ना, काफी वेल्दी कंडीशन में है, ऊंचे घराने के मकान में है और विरासत में मिल गया उसको सब कुछ। लुसेटा says she cannot do this and eventually confesses that Mr. Grover was a witness of her marriage to Mr. Farfrey when they married that very week in Port Brady। अब साहब एक नया राज उभर के आता है कि लुसेटा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि वो स्वीकार करती है इस बात को कि मिस्टर ग्रोवर जो हैं वो गवाह है लुसेटा की शादी की। किस किसके साथ हुई है शादी? मिस्टर फारफ्रे के साथ में। यानी कि लुसेटा और फारफ्रे की शादी के गवाह हैं मिस्टर ग्रोवर। और उन्होंने शादी कब की थी? उसी वीक में की थी जब वो पोर्ट ब्रेडी गई थी। Henchard bursts out angrily that Lucetta would marry Farfay while bound in agreement to him। और साहब ये सुनकर हेंचर्ड का पारा हाई होता है, वो भयंकर रूप से गुस्सा करता है लुसेटा के ऊपर कि लुसेटा ने उस फारफे से शादी कर ली जबकि वो मेरे साथ एग्रीमेंट में थी। लुसेटा says she knew she had to secure Firefly before Henchard went so far as to confess the truth of their past situation। लुसेटा कहती है कि वो जानती थी कि उसे फायरफ्ले को तो बचाए रखना होगा। सिक्योर फायरफ्ले को तो सुरक्षा करना नहीं है, यानी कि फायरफ्ले को जीवन साथी बनाए रखने के लिए रोकना होगा किसी तरीके से, क्योंकि हेंचर्ड जो है वो पुरानी बातों के सच को बाहर ले आए उससे पहले ही उसे फायरफ्ले को अपना बना लेना होगा। The bells of the church are ringing and Henchard asks if that is in celebration of Firefly's and Luceta's marriage। चर्च की घंटियां बज रही हैं और हैंचर्ड साहब पूछ रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे तो ये फायरफ्लाई लुसेटा की शादी का जश्न हो रहा है। हैंचर्ड says that he wishes to punish her for her betrayal by telling Firefly everything, and Lucetta begs him to not do so, offering to pay off his debts for him। हैंचर्ड parts from her angrily। हैंचर्ड कहता है कि उसकी इच्छा है कि वो लुसेटा को सजा दे उसके धोखे के लिए, और वो फायरफ्लाई को सब कुछ बता देना चाहता है। लेकिन लुसेटा उससे भीख मांगती है कि वो प्लीज ऐसा ना करे। उसको ऑफर करती है कि वो उसका सारा उधार जो है वो चुका देगी, और हैंचर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है। ठीक है साहब, तो यहाँ पे दो तीन बड़े सच उजागर हो गए हैं। अब हैंचर्ड को झटके लगना शुरू हो गए हैं, पहले घाटा, फिर पहले तो बेटी अलग हो गई, फिर घाटा, फिर फायरफ्लाई का बिजनेस ग्रो करना, और लुसेटा का भी चले जाना। ठीक है, तो चैप्टर 30 शुरू करते हैं वमन। Richard's favor that he asks of Lucetta shows his focus on his own affairs. He hopes to survive his financial problems on Lucetta's money, and perhaps this is connected to his insistence that she marry him. Lucetta's confession of her secret marriage is a surprise for both Henchard and the reader, who did not know until this point whether Lucetta would marry Firefly, Henchard, or neither man.
Luceta's underhanded manipulation of both men is clear when she confesses that she had to get Firefly to marry her before he knew the truth. तो साहब, हेंचर्ड के समर्थन की जो बात है, हेंचर्ड के सपोर्ट की ही बात है ये, कि लूसेटा ने उससे ये तो कहा है कि वो सच के बारे में ना पता है, लेकिन लूसेटा जो है वो अपनी ही चीजों में काफी उलझी हुई है। हेंचर्ड को दिखाती है वो इस बात को, और हेंचर्ड धीरे से भाई चाहता तो नहीं है समझना, पर चूंकि लुसेटा पैसा दे रही है उसको, और लुसेटा के पैसों की वजह से एंचर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, इसलिए वो इस चीज को जाने भी दे रहा है। और शायद ये चीज उसे तकलीफ भी पहुंचा रही है कि उसने शादी उससे नहीं की है, एंचर से नहीं की है, और शायद क्या कंफर्म तकलीफ पहुंचा ही रही है ये बात उसको, कि फायर फिर से शादी कर ली। और लुसेटा की जो गुप्त शादी है वो हेंचर के लिए भी एक आश्चर्यजनक चीज है, और रीडर के लिए भी, यानी जो पढ़ रहा है उसको, यानी कि आप और हम सबके लिए ये काफी आश्चर्यजनक चीज है कि अब तक कोई भनक भी नहीं है किसी को भी इस चीज के, एकदम से पता चलता है कि साहब शादी हो गई है। हमें उस पॉइंट तक अभी ये पता ही नहीं था कि जोसेटा फायर से शादी करेगी, या हेंचर से करेगी, या फिर दोनों में से किसी से नहीं करेगी। ठीक है, लुसिटा का जो इन दोनों आदमियों को कंट्रोल करना है, दोनों आदमियों को एक तरह से घुमा फिरा के रखना है, ये स्पष्ट करता है कि शी कन्फेस, वो इस बात को, इस गुनाह को स्वीकार कर रही है कि उसे फायरफ्रे से ही शादी करनी थी, इससे पहले कि उसको, किसको, फायरफ्रे को, हैंचर्ड और लुसेटा का सच पता पड़ जाए, उससे पहले ही उसको फायरफ्रे से गुप्त रूप से शादी कर लेनी थी। Ensured now that he can no longer control Lucetta with their secret, threatens to punish her with it. Lucetta is revealed to be not so different from Henchard in this scene, willing to do whatever it takes to secure her own interest. Henchard, जो कि अब लुसेटा के सीक्रेट को बहुत दिनों तक अपने दिल में दबाए नहीं रख सकता था, वो उसे सजा देने के लिए धमकाता है। और अभी जो सीन दिखाया जा रहा है ना हमको, इसमें लुसेटा हेंचर से कोई अलग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को किया है, उसने भी किसी का भला नहीं सोचा है, सिर्फ अपने ही यही सोचती आई है वो। Fireface plan to move as he discussed with his servants are a transition of joining Rosetta in High Place Hall. तो फायरफे का वहां से मूव करने का प्लान, जैसा कि उसने अपने नौकर से बातचीत की थी, ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब एक परिवर्तन है, कि वो लुसेटा को हाई प्लेस हॉल में ज्वाइन करने वाला है अब। Lucetta greets him upon on his arrival and tells him that she has not yet shared the situation of their marriage with Elizabeth Jane. Lucetta उसका स्वागत करती है और ये बताती है उसको कि उसने अभी तक उनकी शादी की बात जेन को नहीं बताई है। She asks Firefly if it would be okay with him if Elizabeth Jane continues to live at High Place Hall as her friend and as she has no other home. वो फायरफिश से पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा कि जेन हमारे साथ ही रहे हाई प्लेस हॉल में ही, क्योंकि वो उसकी दोस्त है, उसके पास दूसरा कोई रहने के लिए घर भी नहीं है। फायरफिश agrees but with some awkwardness and perceives that Rosetta does not have any idea of quite Elizabeth Jane's history with फायरफिश। फायरफिश थोड़ी सी awkwardness के साथ सहमत तो हो जाता है, ठीक है, अजीब तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, पहले उसने उसके साथ में रप्पा जप्पा था उसका, बाद में रप्पा जप्पा इसका चेंज हो गया, ठीक है, तो थोड़े से ऑकवर्डनेस के साथ वो एग्री तो हो जाता है। और फिर ये समझता को समझ आ जाता है इस बात को कि लुसेटा जो है ना, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एलिजाबेथ जेन और फायरफिर के आपस में जो रप्पा जप्पा था, जो उनका पुरानी हिस्ट्री है ना, लव बॉन्ड की, उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है लुसेटा को। लुसेटा reminds Elizabeth Jane of the story she told her about her friend, but the younger woman drops the pretense and says that she knows Lucetta to be the one in the story. लुसेटा एलिजाबेथ जेन को उस कहानी की याद दिलाती है जो उसने अपने दोस्त के नाम से उसको सुनाई थी, लेकिन वो जो यंगर वुमेन है, यानी कि जेन, अब दिखावा बंद कर देती है। ड्रॉप्स द प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा बंद करना, और कहती है कि उसे सब पता है, लुसेटा ही है वो जिसके बारे में वो, यानी कि अपनी ही बात को तुम मुझे कहानी बना के सुनाई हो, मेरे को कब सब समझ में आ रहा है इस बात का।
Although embarrassment at being found out, Lucetta attempts to explain how her commitment to the first man was brought about the circumstances of their situation and the gossip of others. Elizabeth Jane asks whether or not Lucetta has recently renewed her commitment to this man, having realized that he is her father. तो अब शर्मिंदा तो हो रही है साहब जोसेटा, लेकिन जोसेटा एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि आखिर कैसे फर्स्ट मैन के साथ उसने जो कमिटमेंट किया था उसमें परिस्थितियां ऐसे होने लग गई कि स्थिति को खराब होने के बावजूद भी उसको दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ी, या कि लोगों की जो वार्तालाप हुई थी, लोग जो बातचीत बना रहे थे उनके लिए, उसको शांत करने के लिए उसे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। एलिजाबेथ जेन कहती है कि भले ही चाहे लुसेटा जो है उसने अपना कमिटमेंट उस व्यक्ति के साथ, पुराने व्यक्ति के साथ नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास होता है कि वो उसका तो पिता है ही है, नहीं जेन का तो पिता है ही है। पहले व्यक्ति का भी उसको पता है कि भाई हेनचर्ड पहला व्यक्ति है। वो कह रही है कि भाई लुसेटा ने भले ही से उस आदमी के साथ अपना कमिटमेंट को निभाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसको भूल जाएगी, क्योंकि वो तो उसका पिता है हेनचर्ड तो। Lucetta pleads that she only did so under force and that she has discovered that Henchard is a man she would be afraid to marry. Lucetta याचना करती है कि उसने बहुत दबाव के अंदर ऐसा किया है, और उसे पता चला था कि हैंचर्ड वो व्यक्ति है जिससे वो शादी करने से डरती है। Elizabeth Jane says that she ought to marry Henchard given how far they are entangled. एलिजाबेथ जेन कहती है कि वो तो हैंचर से शादी करने वाली थी, ये उनके सामने ही उसने वो ली थी, शपथ ली थी, या फिर क्या कहते हैं उसको, वादा लिया था, कसम खाई थी एक दूसरे के प्रति। और ये दिखाते हुए कि वो तो कितने उलझे हुए हैं आपस में, एंटेंगल्ड मतलब जुड़े हुए हैं आपस में, उलझे हुए हैं एक शपथ से। If Lucetta cannot marry Henchard, Elizabeth Jane feels that the only other possibility is for her to remain single. तो जेन काफी कड़वी बात कह रही है कि अगर लुसेटा, क्योंकि लुसेटा ने शपथ ली थी हैंचर से शादी करने की, तो अगर वो हैंचर से शादी नहीं करनी चाहिए नहीं कर सकती थी, तो उसे हमेशा फिर सिंगल ही रहना चाहिए था। इफ लुसेटा कैन नॉट मैरी हैंचर्ड, एलिजाबेथ जेन को लगता है कि उसे फिर हमेशा सिंगल ही रहना चाहिए था। दूसरी संभावना उसके लिए ये थी कि वो सिंगल ही रहे। She is clear in her judgment of the situation this time, saying that it is Henchard or no one for Lucetta। और इस स्थिति में वो अपने मत के अंदर, जेन जो है अपने मत के अंदर काफी स्पष्ट है कि लुसेटा के लिए या तो हैंचर्ड बना है या फिर कोई नहीं। ठीक है। Impropriety has always been a primary concern of Elizabeth James and something to be avoided at all costs। तो इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनीति। अनीति जो है वो एलिजाबेथ जेन के लिए हमेशा से ही प्राथमिक चिंता का विषय बना रहा है, और हर कीमत पर उसने अनीति को अवॉइड करने की कोशिश की है, यानी कभी उसने अनीति का सहारा नहीं लिया। Lucetta overcome shows Elizabeth Jane the ring on her finger, at which Elizabeth Jane happily assumes that Lucetta has in fact married Henchard। साहब लुसेटा एलिजाबेथ जेन को अपनी अंगूठी दिखाती है, जिसपे एलिजाबेथ जेन खुश होती है और ये अनुमान लगाती है कि शायद उसने एंचर्ड से शादी कर ली होगी। लेकिन लुसेटा करेक्ट्स हर एंड इनवाइट्स हर टू स्टे लिव इन द हाउस विद हरसेल्फ एंड फायर। लेकिन लुसेटा उसको करेक्ट करती है और कहती है कि तुम अभी भी हमारे साथ इसी घर में रहो। किसके साथ में? मेरे साथ में और फायरफ्रे के साथ में। With great self-control, Elizabeth Jane asks that she be allowed to consider the decision alone। और बहुत आत्म नियंत्रण के साथ, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि भाई फायरफिश से करिए शादी। अब एक तो पहले उसका प्रेमी था वो, दूसरा दूसरे टने चोट कर दी उसके बाप के साथ में, तो वो तो घृणित हो गई ना एलिजाबेथ के लिए। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एलिजाबेथ जेन कह रही है कि इस निर्णय को मैं अकेले सोचूंगी, तो मैं ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कंसीडर कर लूंगी इस चीज को। She decides instantly that she cannot remain in this house
When Firefly and she so nearly became engaged to each other. वो डिसाइड करती है तुरंत ही कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि ने उससे फायरफ्ले और वो खुद, जिन्होंने लगभग लगभग सगाई कर ही ली थी, उन उसने उसको छोड़ करके लूसेटा से शादी कर ली। Elizabeth Jane finds lodging nearly across the street from Enchard's home and arranges to move there that very night. She knows that the end will some from her father, plus her netting skills will earn money to support her. एलिजाबेथ जेन जो है वहां से शिफ्ट होने के लिए नया मकान ढूंढने लग जाती है, और गली के उस पार उसे एक नया मकान का पता भी है, नई लॉजिंग्स का पता भी है, और वो जो कि हेंचर के घर के पास में है, और वो वहीं पर उसी रात मूव करने का सोच लेती है, व्यवस्था करती है साहब कैसे मूव करूं। और वो जानती भी है इस बात को कि उसके पिता जो उसको वार्षिक खर्चा देते हैं, साथ ही साथ उसकी जो निटिंग स्किल्स हैं, बुनाई की जो कला है, उससे वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काफी पैसा कमा लेगी, उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। She leaves a note for Lucetta and departs. The town is celebrating the news of the marriage and debating whether or not Firefly will quit his business and set up on his wife's money or continue as a corn and wheat merchant. तो वो लुसेटा के लिए एक नोट छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। टाउन के लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं नई शादी की, कि साहब फायरफ्ले की और लुसेटा की शादी हो गई है। कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई फायरफ्ले जो है वो अपना बिजनेस को जारी रखेगा, या फिर अपने पत्नी के पैसों पे मौज करेगा, या फिर वही अपना जो मक्का किसान है और जो गेहूं का किसान है, व्यापारी है, वो बनकर रहेगा। इस बारे में उनकी डिबेट कंटिन्यू है। ठीक है साहब, तो अपना 30 चैप्टर तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और मोस्टली यहाँ पे बस राज ही उजागर हो गए हैं, फैक्ट्स तो जितने ज्यादा बड़े हैं नहीं, जो है अपन ने हाईलाइट कर ही दिए हैं। देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आए कमेंट कीजिए, हम यही हैं आपके लिए हमेशा। ठीक है, कमेंट में बताइए आप, कोई भी समस्या हो तो। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।